हाय गाय, गुड मॉर्निंग। अभी अकेली का पार्ट 1 बना था, अब अकेली का वीडियो जो है पार्ट 2 है। उसमें मैं आगे पढ़ा रही हूँ कि जब उसमें ये था कि मतलब उनके देवर के देवर थे, उनके 25 साल से उनका संबंध था। उस संबंध को नहीं निभाते थे क्योंकि सन्यासी जी जो है बुआ के जो पति थे वो हमेशा तीर्थ यात्रा में लीन थे। इस वजह से वह संबंध उनसे टूट गया। जब देवर जी खत्म हुए तो देवर जी के ससुराल से उनका संबंध टूट गया था। लेकिन कुछ समय के बाद जो है वह उनके गांव सोमा बुआ के गांव में एक पड़ोस में भगीरथी नामक व्यक्ति थे। उनके घर में उनका विवाह उनकी लड़के से उनकी लड़की का विवाह होने जा रहा था। उसकी तैयारी होती है और बुआ जो है उसमें बड़ी एक्साइटेड हो गई है और वो सोचती है कि मेरे रिलेटिव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मैं क्या से क्या दूँ और कैसे किस तरह से मैं उनको रखूँ। तो वो सब तैयारी होने लगी है और वह कहती है कि देखो मतलब हमको भूल गए या बुलाते हैं। तो उनके पति का स्ट्रिक्टली होता कि जब तक बुलाया कभी तो जाना नहीं है। तब तक एक बड़ी जिसके घर में बैठी बुआ बात कर रही थी उसमें बड़ी बहू आई। उसने बड़ी बहू उस बड़ी बहू ने कहा कि नहीं बुआ तुम्हारा तो नाम उसमें है, मैं लिस्ट बन रही है उसमें मैं देख रही हूँ। तो वही कहती बड़ी बुआ जो कहती है रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। बड़ी बुआ कहती है कि भले ही व्यक्ति ना हो बट रिश्ता थोड़ी टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली, हैं बुआ नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ। कहती है कि बुआ तुम्हारा नाम उसमें है, मैंने पूरा लिस्ट देखा हुआ है। विधवा ननद बोली। बैठे ही बैठी 2 कदम आगे सरक कर बुआ बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है नाम? क्या कहती है, तूने अपनी आंखों से देखा है? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो न हो। और बुआ बिना मतलब कि रुके ही 2 पल रुके ही वहाँ से चले गए। जब बुआ को पता चल गया है कि उसका लिस्ट में नाम है, बुलावा है, तो बुआ कहती है को विधवा बुआ थी, बैठी थी, ननद थी, उनके साथ बातचीत में बोलती है कि नहीं तुम्हारा नाम वहाँ पर बड़ी बहू ने कहा तुम्हारा नाम लिस्ट में है। ये नाम सुनते ही बोले हाँ, मैं तो ऐसा सोच रही थी कि कहीं ऐसे आजकल के नए ज़माने के जो लोग हैं नए रिश्ते रखते थे, ऐसा नहीं तो पुराने रिश्ते को भूल जाए, ऐसा संबंधियों को भूला कर दूसरे कर। लेकिन जब उसको कंफर्म हो गया सोमा बुआ को कि नहीं हमारा भी नाम उसमें है, तो यह बात सुनकर वह वहाँ से चली गई। 2 पल भी रुके चली गई। अपने घर में जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में गई। वहाँ अपने घर नहीं गई बल्कि कहाँ पे गई, राधा के घर का पास गई और वहाँ पर कमरे में मतलब ऊपर चढ़ी और सोमा बुआ को बुलाकर उन्होंने कहा कि क्यूरी राधा, तू तो जानती है कि नए फैशन की लड़की की शादी में क्या दिया जाए। समधियों को मामला ठहरा, समधी हैं ऊपर से, बोले जो लड़की की शादी करने जा रहे हैं उनको पता चल गया कि मुझे बुलाया गया है, तो वो गिफ्ट देने के लिए, उपहार देने के लिए वो एकदम तत्पर हो गई। तो राधा के पास जाती बोलते तुझे तो पता है कि आजकल के समय में नई लड़कियों को क्या दिया जाए, ऊपर से वो मेरे समधी हैं, तो बोलते हैं कि ऐसा कुछ बता कि मैं जो उनको दे सकूं। और समधियों का मामला है, मैं खाली अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं उनके घर पे खाली हाथ कैसे जाऊंगी। तो वो बोलती है कि मैं तो पुराने ज़माने की व्यक्ति हूँ, मुझे तो ये सब मतलब पता नहीं है। अब तू कुछ बता जो तुझे मतलब लगता है कि आज के नए लोगों को नए सामान में हम दे सकते हैं। हम तो पुराने ज़माने के लोग हैं, हमें तो कुछ मालूम नहीं, मैं तुझे पैसा दे दूँगी, तू जाके वस्तु को खरीद लाना। तो क्या देना चाहती हो अम्मा? राधा ने बोला, क्या देना चाहती हो? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई चांदी की चीज़? राधा पूछती तो बुआ तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम क्या उसको गिफ्ट देना चाहती हो अपने देवर के समधी के लड़की के लिए? मैं तो कुछ नहीं समझू रही, मुझे तो कुछ नहीं पता है, तू जो कुछ पास है मैं तुझे ला के देती हूँ, जो तुझे ठीक समझे वो ले आना, बस भद्द नहीं उड़नी चाहिए, यानी कि मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि मैं समधी हूँ और मैंने ये गिफ्ट दिया तो अच्छा नहीं है। अच्छा देखूँ पहले कि रुपए कितने हैं। बोलती है कि मैं मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं लाके अब तुम्हें देती हूँ, तू जाके अपने हिसाब से ले आ, और लेकिन ऐसा देना कि मेरी वहाँ पर इंसर्ट ना हो। लेकिन रुक मैं जाके देखूँ कि मेरे पास बक्से में कितने रुपए हैं। और वह डगमगाते हुए कदमों से नीचे उतरती है और 2-3 कपड़ों की गठरी है उसको छोटे छोटे बक्स में से निकालती है और और वह जो है बस खोल कर देखती है, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया उसमें निकलती है और उसे बड़े जतन से खोलती है। उसमें 7 रुपए जो रोजगारी में पड़ी थी और एक अंगूठी थी।
मतलब एक उसमें अंगूठी थी। अब बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज़्यादा होंगे, पर जब 7 रुपए ही निकले तो वह सोच में पड़ गई। रई समधियों के घर में इतने इतने से रुपए की तो बिंदी भी नहीं लगेगी। उसकी नज़र अंगूठी पे पड़ी। उसने मृत पुत्र की एकमात्र निशानी थी, उसके हरखू बेटे की एक निशानी थी, वो अंगूठी। उसकी 7 रुपये में तो कुछ नहीं। बोलते हैं कि जब समधी लोग आएंगे, समधी लोगों के नए नए रिश्ते हैं, आज नए इनके नखड़े हैं, अगर मैं 7 रुपये तो कोई किस काम के लिए एक बिंदी भी छोटी सी मैं नहीं खरीद सकती हूँ, तो मैं किस तरह से मैं करूं। तो उसकी नज़र जो है किस पर पड़ती है, उस अंगूठी पे पड़ती है। और वो उस अंगूठी को बहुत मुसीबत आती है, पर वह कभी बूढ़ी जो फुआ है कभी उस पर ध्यान नहीं करती थी। कितने आर्थिक संकट आए थे, पर अंगूठी का मुंह कभी उन्होंने, मतलब कभी अंगूठी को उन्होंने बेचा नहीं, कुछ किया नहीं। आज भी एक बार उसे उठाती फिर दिल धड़क जाता और उसे 5 रुपए और अंगूठी आंचल में बांध कर बक्से को बंद कर देती है और ऊपर जाती हैं। और उसके मन में एक जो उत्साह था, वह उत्साह एकदम ढीला, जो उत्साह के साथ आई थी कि मैं कुछ मंगवाऊंगी, कुछ अपने समधी की लड़की को दूंगी, लेकिन वह उत्साह अंगूठी जब वह लेकर निकली राधा को देने के लिए 5 रुपये और अंगूठी बेच कर कुछ सामान राधा तू ला दे, तब वह उत्साह जो था अपने बेटे की अंगूठी के गम में, वह उत्साह एकदम ठंडा हो गया। अरे 2 पल के मतलब चक्कर में पड़कर आजकल लेने देने का रिवाज ही उठ गया। बोलते हैं कि आजकल तो कोई कोठरी का जो पैसा आता है, जो भाड़े आते हैं, वह मेरे खान खर्च में ही चले जाते हैं। सन्यासी ज़्यादा कुछ देते नहीं हैं और मेरे किसी से ले दे नहीं सकती, आज का समय ही नहीं है कि कोई उधार दे। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो वे नहीं भूले और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं, यह तो नहीं हो सकता है। तो राधा ने एक उपाय बताया कि तो जाओ ही मत, वहाँ किसने देखा है, नहीं जाओगी, नहीं गिफ्ट लोगी, नहीं कुछ होगा। तो ये झंझट भी गया, किसको पता उतनी भीड़ में कि तुम आई कि नहीं आई। पर वो कहती है नहीं, वो लोग बुरा मान जाएंगे, वे शहर के लोग हैं, मेरे समधीन हैं, मैं नहीं जाऊंगी तो वो बहुत ही बुरा समझेंगे, क्योंकि मेरे देवर से संबंध टूट गया, मेरे देवर नहीं है तो मैं उस संबंध को जरूर निभाऊंगी। यदि वो मुझे बुला रहे हैं तो मैं ज़रूर जाऊंगी। तू अंगूठी बेचकर जो हो सके उसको तू लेकर आ, लेकिन मैं जाऊंगी ज़रूर। बड़ी मिन्नत से बोली कि तू बाजार जा, इसको देख बेच देना, जो तुझे ठीक लगे वह सब तू ले आना। गली में बुआ चूड़ी वाले की, तब उसके बाद जो है वह बुआ अंगूठी और 5 रुपये दे दी राधा को, कहे कि तुम बाजार से जाना, कुछ जो मिलता है वह लेकर आना। और वह तब तक गली में से आवाज़ आई चूड़ी वाले की। तो एकाएक उनकी नज़र अपने हाथ पे गया। उनकी हाथ की चूड़ियाँ थी एकदम पुरानी हो चुकी थी, उनके रंग उड़ चुके थे। तो सोचती थी कि अगर मैं ये मतलब ऐसी पुरानी और एकदम खराब चूड़ियाँ पहन के जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पास तो कोई जेवर है नहीं, तो मैं कांच की चूड़ियाँ ही पहन लूँ, एक मतलब अपनी जो लज्जा है उसको मैं छुपा सकूँ। उनके कदम रुक गए। कोई देख लेगा तो दूसरे ही क्षण में वह उनकी कमजोरी पर विजय पाती और धीरे से वो पीछे गई और दरवाजे में पहुंचकर 1 रुपया अपने जो गट बांधी थी उसमें आंचल में वह निकालती हैं और खर्च करके हरी लाल रंग की चूड़ियाँ पहनती है। कैसी चूड़ियाँ पहनती है वो? हरी लाल रंग की चूड़ी पहनती हैं और पूरे दिन उस हाथ को वो साड़ी में छुपा कर ही रखती थी, क्योंकि कोई देखेगा तो वो सब मतलब ऐसा बोलेंगे, देखो तो बुढ़िया नया चूड़ी पहनी, वो भी हरी लाल रंग की। लेकिन बूढ़ा को सोमा बुआ को तो अपने समधी के लड़की के बारात में जाना था, इसकी वजह से उन्होंने बोले मेरे पास गहने नहीं है तो कम से कम चूड़ियाँ ही साफ सुथरी नहीं हो। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी दी, जिसमें सिंदूर रखते हो सिंदूरदानी, उस अंगूठी की बेचने के बाद एक साड़ी, एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ पाकर खुश, बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच कर वे जब ये दे देंगे तो समधीन पुरानी बातों को दुहाई दे देकर उनकी मिन्नत सरिता की प्रशंसा करेगी और उन पुलकित होकर अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी में मतलब कि उनके पहले क्या सफ़ेद साड़ी जैसे पहनते थे, बूढ़ी काकी अकेली रहती थी तो सफ़ेद साड़ी पहनती थी, तो पीला रंग लाती हैं और उसको रंग देती हैं। शादी में सफ़ेद साड़ी पहन कर जाना अच्छा नहीं लगेगा। रात में सोई मन में कल की दौड़ उमड़ दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते खाने का काम समाप्त। रंगी हुई साड़ी देखती और कुछ जची नहीं,
फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों रे राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है ना, तो अब आब रखती है, चमक रहती, इसमें चमक नहीं आई है। आप एक प्रकाश का जैसे स्टार्च करते हैं तो कॉटन साड़ी में दो ना, तो उसमें आप लगा दो तो उस साड़ी में एकदम मतलब वो चमक आ जाती। पहले तो पीला रंग दी, लेकिन उनको कुछ अच्छा नहीं लगा, वो गई। और ये भी अपनी समधीन वो सोचने लगी कि समधीन को जब मैं ये सामान लेके जाऊंगी तो वह खुश हो जाएंगी, और उस खुशी में उन्होंने अपने बेटे की अंगूठी बेच डाली। यह बात उनको याद नहीं रही। फिर उनका दिमाग जो है साड़ी पे जाता है, और साड़ी जो है वो कहती है कि राधा तू तो रंगीन साड़ियाँ पहनती है, तेरे पास ऐसी साड़ियाँ हैं जो आभा हो तो दे, मेरी साड़ी एकदम अच्छी नहीं लग रही। तुमने कलप जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मार दे देती तो अच्छा रहता, अभी दे देती हूँ, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वाले की बात मत पूछो, ऐन मौक़ों पर बुलाया आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा पूछती है कि बुलावा कब है? अभी मैं वो आभा दे देती हूँ तो सही हो जाएगी आपकी साड़ी। तो बोली अभी तो नए जमाने के लोग हैं, अब तत्काल बुलाएंगे, अभी तो बुलाया नहीं है, 5 बजे का मुहूर्त है, तब तक मुझे बुला लेंगे। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में माड़ लगाकर सुखा दिया, फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुआ एक क्रूसिया से छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल, थोड़े से बतासे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी कि यदि बुलावा न आए तो तुम चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी? अरे वह पड़ोसन वालों कि नंदा अपनी आंखों से बुलाने के लिस्ट में नाम मेरा देखकर आई है, और बुलाएंगे ही क्यों नहीं, शहर वाले को बुलवाएंगे, समधियों को नहीं बुलवाएंगे। वो बोलती है उनके पति ने बार बार चेतावनी दी कि बिना बुलाने तुम उस घर में जाना नहीं, अगर उस घर में तुम बिना बुलाए जाओगी तो वह अच्छा नहीं होगा। तो बोलती है कि क्यों नहीं बुलाएंगे, जब वो शहर से दूर दूर लोगों को बुला लिया तो क्या मुझे बुलाने में उनको कोई, अपने समधिन को बुलाने में उनको तकलीफ होगी? 3 बज गए करीब। बुआ ने अब अनमने भाव से छत के इधर उधर घूमते देखी। राधा भाभी आवाज लगाई, गई नहीं बुआ? एक चौथे की बुआ बोली, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता, बजे 3 हैं और धूप सारी छत पर ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई। फिर एकाएक उनको ख्याल आया कि वह भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट जवाब दिया। बुआ छत में गली में नज़र फैलाई रखी कि उसके पीछे कोई रस्सी पे धोती फैलाती हुई, जिसमें कफन लगा रखा था, जिसमें अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे हुए कण रह रह के धूप में धीरे से चमक जाते थे। अबरक चमकीला पदार्थ होता है, उस पदार्थ में कपड़े में कॉटन में लगाते हैं, जो कि वो चमक बचता रहता है। फिर वह चारों तरफ देख रही थी, कोई मुझे बुलाने आए, कोई मुझे बुलाने आए, कोई मुझे बुलाने आए। बट ये दिन भर वो इंतजार करते रहे। शाम को 7 बजे धुंधलके में राधा ने ऊपर देखा तो छत की दीवार पे सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उनका मन भर आया। बिना कुछ पूछे ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 बज गए हैं। जैसे एकाएक बुआ को नींद से जागते हुए उसने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? फिर जैसे अपने ही बोलते हुए कहा, पर 7 कैसे बज सकते, मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक सारी स्थिति समझते हुए स्वर भरकर संयम बनकर बोली, अरे खाने का क्या, अभी बना लूँगी। 2 जन का तो खाना बनाते समय लगता नहीं। वह इंतज़ार करती रही, लेकिन किसी ने सोमा बुआ को बुलाया नहीं। और वह मन उस बुलावे के लिए उन्होंने इतने समय तक 20 साल तक उस अंगूठी को भी बेच डाला, और फिर भी उनको कोई बुलाने किसी पे इनकी नज़र नहीं आए। फिर उन्होंने सूखी साड़ी उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह से उसे तह किया, यानी फोल्ड करके रखा। धीरे धीरे हाथ से चूड़ियाँ को निकाले और पूरा सजा सजाया सामान, चीज़ों को बड़े ही जतन से, बड़े ही अच्छे से उस संदूक के उसको रख दिया। फिर बड़े ही
बुझे दिल से वह जो है वह अंगीठी को जलाती हैं और वह फिर से वो नहीं होती है। सोमा बुआ पे किसी की नज़र नहीं गई, सोमा बुआ पर किसी ने वो नहीं किया, उनके व्यवहार ने उनको उनके समझी ने बुलाया नहीं।